एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में आज का हमारा टॉपिक है संधियाँ यानी ट्रीटीज़। अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख जो टॉपिक है वो संधियाँ भी है, और संधियों से तात्पर्य है राज्यों के मध्य पारस्परिक जो भी बाध्यकारी नियम हैं उनके सृजन के लिए संधि का होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से संधि का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि संधि दो या दो से अधिक राज्यों या देशों के मध्य संबंधों को नियमित करने वाली होती है, और संधि के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी निर्माण होता आया है। बहुपक्षीय संधियाँ विश्व की सार्वजनिक व्यवस्था का एक अभिन्न भाग होती हैं, और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी भाग बन जाती हैं। इससे राष्ट्रीय कानून में भी इनको स्थान मिल जाता है। संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संवैधानिक आधार भी प्रदान करने वाली होती हैं। संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। राज्यों की विधानसभाओं की भांति ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं है जिसके द्वारा विश्व के सभी देश उनका पालन कर सकें। लेकिन यदि एक संधि पर विभिन्न देश साइन करते हैं तो उसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्मित होता है और लगभग सभी देश उसका पालन करने लगते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में एक, दो या दो से अधिक देशों के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्धारण संधियों के द्वारा ही किया जाता है। ये संधियाँ राज्यों की वे शर्तें हैं जो दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार होती हैं, या अगर कई देश और भी हैं उसमें तो उन विभिन्न देशों के द्वारा स्वीकार्य होती हैं। राज्यों के मध्य विभिन्न विषयों पर पारस्परिक समझौतों पर आधारित होती है। राज्यों के मध्य संबंधों का ये आधार है। ये विभिन्न देशों के मध्य स्वीकार करने वाली उक्तियां हैं। ये दो और दो से अधिक देशों के मध्य पारस्परिक संबंधों को जन्म देने वाली होती हैं। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्धारण होता है। राज्यों के व्यवहारों को ये निश्चित करती हैं। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित होती हैं। विभिन्न विचारक हैं जैसे ओपेनहीम, स्टॉर्क, फैनविक। इन्होंने इसको विभिन्न अपने विचारों के आधार पर परिभाषित किया है, स्पष्ट किया है। जैसा कि ओपेनहीम का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ इसमें दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य समझौतों या अभिसमयों पर आधारित है, जो राज्यों के विभिन्न विषयों के हितों के अनुसार होते हैं। ऐसे स्टॉर्क ने इसको परिभाषित किया है, इसकी व्याख्या की है कि संधि का ये लक्षण होता है कि ये एक ऐसा समझौता है जिससे किसी दो या दो से अधिक राज्य आपस में अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपने संबंधों को निश्चित करते हैं, स्थापित करते हैं, और उसी के आधार पर अपने संबंधों को व्यवहार में लाते हैं। फैनविक एक और विचारक हैं जो कहते हैं संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून में कुछ विषयों में देश के आंतरिक कानूनी अनुबंधों से घनिष्ठ समानता रखती है। तो इस तरह से संधियों को अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीके से विश्लेषित किया है, व्याख्या की है। कई ऐसे और भी इसके नाम हैं जिनको संधि से जोड़ा जाता है, संधि को उसके आधार पर स्पष्ट किया जाता है। जैसे संधियों को कई नाम अब तक दिए जा चुके हैं, जिसमें अभिसमय भी इन्हें कहा गया, इन्हें प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, समझौता भी कई बार कहा जाता है, आयोजन,
मौखिक विवरण, घोषणा, अस्थायी प्रणाली, अंतिम विधि और सर्वसाधारण विधान इत्यादि कई नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे संधियों का वर्गीकरण या इसका क्लासिफिकेशन। संधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार से की जाती रही हैं और इसको कई जो विचारकों ने इसको अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर स्पष्ट किया है, व्याख्या की है। जैसे ओपेनहीम ने दो तरह से इसको वर्गीकृत किया है। एक तो बताते हैं विधि निर्माता संधि और दूसरा उन्होंने बताया विधि के अतिरिक्त संधि। ऐसे ही एक और विचारक हैं वैटिल, उन्होंने 4 प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हुए बताया है। एक तो समान संधि, दूसरा असमान संधि, तीसरा वास्तविक संधि और चौथा व्यक्तिगत संधि। समान संधि मतलब समान शक्तिशाली देशों के मध्य होने वाली संधि। अगर असमान शक्तिशाली देश हैं उनके मध्य संधि होती तो उसे असमान संधि कहते हैं। वास्तविक उद्देश्यों को लेकर होने वाली संधि वास्तविक संधि कहलाती है और व्यक्तिगत स्तर पर यानी एक देश के हित को लेकर अगर कोई संधि हो रही है तो वो व्यक्तिगत संधि कही जाती है। एक और विचारक है मैकनेयर, उन्होंने भी 4 तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। मैकनेयर ने एक तो बताई है स्वत्व संधि, स्वत्व परिवर्तन होने वाली संधि, जिसमें अपने आप ही परिवर्तन होके उसका स्वरूप बदल जाए। दूसरा संविदात्मक संधि जो समझौते पर आधारित हो। तीसरा विधि निर्माण यानी जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होने वाला हो। और चौथा विश्वव्यापी डाक संघ स्थापित करने वाली संधियाँ। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे द्विपक्षीय संधि, जब 2 देशों के मध्य संधि हो, 2 द्विपक्षीय संधि कहलाती है। जब बहुत से देशों के मध्य संधि हो उसे बहुपक्षीय संधि कहा जाता है। शांति के विश्व शांति के उद्देश्य को लेकर जब संधि होती है तो उसे शांति पूर्ण संधि कहा जाता है। और जब किसी चीज़ की उद्देश्य को लेकर गारंटी दी जाती है तो उसे गारंटी देने वाली संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 और भी प्रकार हैं जिसके द्वारा संधि को वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन एक जो सबसे उपयुक्त और काफ़ी मान्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण है वो है 1930 की ब्रिटिश ईयर बुक के अनुसार दिया गया वर्गीकरण। इन्होंने 3 तरह से संधियों का वर्गीकरण किया है। एक तो यातायात संधि, दूसरा इन्होंने बताया संविदा स्वरूप संधि और तीसरा ये बताते हैं विधि विधायक संधि। विधि विधायक संधि को उन्होंने 3 तरह से वर्गीकृत किया है। संवैधानिक विधि संबंधी, जिसके द्वारा संविधान के अंतर्गत कानून का निर्माण हो। दूसरा शुद्ध विधि विधायक संधि और तीसरा अधिपत्र के समान प्रवृत्ति वाली संधि। इस तरह से ये हम विभिन्न प्रकार से संधियों का वर्गीकरण देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न हितों के आधार पर 2 या 2 से अधिक देश भी हो सकते हैं, वो मिलकर विभिन्न प्रकार की संधियां अब तक करते रहे हैं और कर रहे हैं। और इसीलिए संधियों का जो वर्गीकरण है विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार से उसको स्पष्ट किया जा सकता है।